जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपने अपवर्तन चक्र के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने डेविस के अपवर्तन चक्र के बारे में पढ़ा था। आज अपने जो पढ़ेंगे, आज का अपना जो टॉपिक है वो है पेंक का अपवर्तन चक्र। आज अपने पेंक के अपवर्तन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम है अपने पेंक के अपवर्तन चक्र है उस सिद्धांत की बात करते हैं कि इन्होंने अपवर्तन चक्र को क्या नाम दिया। जैसे कि डेविस ने उसे भौगोलिक चक्र नाम दिया था, उसी प्रकार पेंक ने इसे मार्फोलॉजिकल सिस्टम नाम दिया। पेंक ने अपवर्तन चक्र को क्या नाम दिया? मार्फोलॉजिकल सिस्टम नाम दिया था, क्योंकि इन्होंने जब डेविस के सिद्धांत की आलोचना के फलस्वरूप अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो इन्होंने जो चक्र शब्द है इस पर सवाल उठाए थे कि जो अपवर्तन चक्र है इसमें चक्र शब्द है वो गलत है, और इसी को गलत बताकर इन्होंने बाद में अपना सिद्धांत है वो दिया था, जिसमें इन्होंने सिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। तो इनके सिद्धांत का नाम है मार्फोलॉजिकल सिस्टम। सिद्धांत के प्रतिपादन के समय की अगर बात करें तो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1924 के अंदर, और स्थान की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध जर्मन भूगर्भ शास्त्री थे। ये एक प्रसिद्ध जर्मन भूगर्भ शास्त्री थे और इन्होंने अपना यह सिद्धांत है वो अगर भाषा की बात करें तो दुरूह भाषा के अंदर प्रस्तुत किया था, जो अपने आप में एक कठिन भाषा थी, जिसके कारण यह सिद्धांत बाद में सफल नहीं हुआ था। तो अपना सिद्धांत इन्होंने द्रुह भाषा के अंदर 1924 में दिया था, जिसका नाम था मार्फोलॉजिकल सिस्टम। और इस सिद्धांत की अपने उद्देश्य की अगर बात करें तो वो देखिए आपकी इसका उद्देश्य है वो क्या था। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का विश्लेषण करते हुए उनका भू आकारों पर प्रभाव समझाना था। यानी कि पेंक का जो उद्देश्य था वो क्या था इस सिद्धांत का? तो वह यही था कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का विश्लेषण, यानी पृथ्वी पर दो प्रकार के बल या दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती है, एक आंतरिक शक्ति और दूसरी बाहरी शक्ति। तो बाहरी या बाह्य शक्ति के ऊपर अपना सिद्धांत दिया था वो तो दिया था डेविस ने। इन्होंने अपनी आंतरिक शक्तियों का विश्लेषण किया और उनका भू आकारों पर, यानी कि जो पर्वत पठार मैदान है उन भू आकारों पर उसके प्रभाव को समझाना इनका मुख्य उद्देश्य था कि आंतरिक शक्तियों का जो भू आकार है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसी आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत है वो दिया था। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि जैसे कि हमने पढ़ा था, डेविस ने बताया था कि अपवर्तन है और उत्थान है वो दोनों
एक अलग अलग समय में होते हैं। तो इन्होंने डेविस के सिद्धांत की आलोचना कर दी। पेंक का मानना था कि अपरदन और उत्थान दोनों साथ साथ शुरू होते हैं, साथ साथ है शुरू होते हैं या फिर साथ साथ है चलते हैं। यानी डेविस ने तो कहा था कि जब उत्थान होता है तो अपरदन नहीं होता, उत्थान जब रुक जाता है तो अपरदन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन ऐसा पेंक ने गलत माना। पेंक का मानना था कि जैसे ही उत्थान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उत्थान शुरू हो जाता है, उसी के साथ अपरदन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाती है। डेविस ने तो बताया था कि उत्थान है वो कम समय में तीव्र गति से होता है, लेकिन पेंक ने बताया कि उत्थान लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक उत्थान है वो चलता है, लेकिन अपरदन इसके साथ ही शुरू हो जाता है। इन्होंने इसके लिए इसकी 5 अवस्थाएं बताई थी जिसके अंतर्गत यह प्रक्रिया चलती है। तो प्रथम बड़े रूप में इन्होंने उन अवस्थाओं को 5 को 3 ही भागों में बांटा था, जिनके बारे में आपको अभी बताएंगे। तो इन्होंने बताया था कि उत्थान है, जैसे ही उत्थान शुरू होता है उसी के साथ ही अपरदन का कार्य है वो भी शुरू हो जाता है। तो इनके अनुसार उत्थान और अपरदन है वो लगभग सभी अवस्थाओं में चलता है। उत्थान है वो प्रथम 3 अवस्थाओं में ज्यादा होता है और बाद में धीरे धीरे उत्थान की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, लेकिन अपरदन है वो 5 अवस्थाओं में चलता है। उन 5 अवस्थाओं को इन्होंने बड़े रूप में 3 भागों में बांटा था और इन्होंने इसके लिए 3 नाम बताए थे। प्रथम जो अवस्था है उसके लिए इन्होंने आफस्ती जिंडे शब्द का प्रयोग किया। प्रथम अवस्था के लिए इन्होंने आफस्ती जिंडे शब्द का प्रयोग किया था। दूसरी अवस्था के लिए गलीख फार्मिंगे शब्द का प्रयोग किया था। गलीख फार्मिंगे के बाद में तीसरी अवस्था इन्होंने बताई थी अबस्ती जिंडे। यानी पहली अवस्था है वो क्या है, अफस्ती जिंडे है। अफस्ती जिंडे प्रथम अवस्था है जिसके अंतर्गत उत्थान है। प्रथम अवस्था में उत्थान तीव्र गति से होता है, लेकिन अपरदन है वो मंद गति से होता है। यानी उत्थान के साथ अपरदन शुरू हो जाता है, लेकिन उत्थान की गति तीव्र होती है, अपरदन की गति है वो मंद यानी कि कम होती है। दूसरी अवस्था है गलीख फार्मिंगे। गलीख फार्मिंगे जो दूसरी अवस्था है, इसके अंतर्गत क्या है कि उत्थान और अपरदन दोनों की गति है वो बराबर हो जाती है। यानी जो उत्थान तीव्र गति से हो रहा था, अपरदन की गति मंद थी, वो दोनों दूसरी अवस्था में बराबर इक्वल आ जाते हैं। फिर तीसरी अवस्था है अबस्ती जिंडे, जिसमें उत्थान की दर है वो समाप्त प्राय हो जाती है, जबकि अपरदन है वो अपना कार्य है वो लगभग पूर्ण कर चुका होता है। यानी कि इन्होंने इसे बड़े रूप में जो 5 अवस्थाओं में बांटा, तो प्रथम अवस्था में उत्थान तीव्र गति से हुआ, अपरदन है वो बहुत ही कम था। दूसरी अवस्था में उत्थान की गति कुछ कम हुई और अपरदन की कुछ ज्यादा हुई। तीसरी अवस्था में दोनों इक्वल हो गए। चौथी अवस्था में उत्थान बहुत कम हुआ और अपरदन की गति भी कम हो गई। पांचवी अवस्था में उत्थान कुछ भी नहीं था और अपरदन ने क्या किया, समपराय मैदान का निर्माण
कर दिया। तो इन 5 अवस्थाओं को इन्होंने छोटे रूप में 3 अवस्थाओं के अंदर बांट दिया था और इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से अपने इस सिद्धांत को समझाया था, जिसकी मुख्य बात यही थी कि उत्थान और अपर्दन की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलती है। पहले उत्थान तीव्र होता है, बाद में अपर्दन है वो तीव्र हो जाता है। और जो ऊंचा उठा हुआ भूभाग होता है वो बाद में लगभग संप्राय मैदान के अंदर बदल जाता है। मान लो ये क्या है, संप्राय मैदान है। तो इस संप्राय मैदान के लिए इन्होंने इंद्रप शब्द का प्रयोग किया। जो संप्राय मैदान है जिसके लिए डेविस ने पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग किया था और पेंक ने उसके लिए इंड्रप शब्द का प्रयोग किया है। और ये जो टिल्लेनुमा अवशेष भाग बचते हैं उसके लिए डेविस ने मोनाडनॉक शब्द का प्रयोग किया था, जबकि पेंक ने इसके लिए इनसेल बर्ग शब्द का प्रयोग किया। यानी कि जब उत्थित ऊंचा उठा हुआ भूखंड जब संप्राय मैदान में बदल जाता है तो वो मैदान क्या कहलाता है, इंद्रप कहलाता है। और कहीं पर अगर पहाड़ियों के अवशेष बच जाते हैं तो उसे इनशेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो यह सिद्धांत है वो जर्मन भाषा के अंदर जो दुरूह भाषा है उसके अंदर था, तो इसे समझने में कठिनाई हुई थी, जिसके कारण यह कोई ज्यादा सफल नहीं हुआ था। तो ये था अपना पेंक का अपर्दन चक्र है, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। अगली वीडियो के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।